हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर मनीष कुमार बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी भाषा का क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम प्रथम इकाई के रूप में हम पढ़ रहे हैं चोरी और प्रायश्चित, जो महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा है उससे एक छोटा सा निबंध के रूप में आपके इस सिलेबस में लगा हुआ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सत्य, चोरी और प्रायश्चित। तो थोड़ा पहले हम जान लें महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी एक ऐसे शख्सियत थे जो पूरा जीवन समाज कल्याण, लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। गांधी जी एक ऐसे शख्सियत थे जो साधारण होते हुए असाधारण कार्य करके भी साधारण बने रहे। कभी भी उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आप बाह्य आवरण को नहीं देख सकते, न किसी तरह के विचारों में घमंड, न व्यक्तिगत रूप में किसी भी स्तर पर। तो उनका जो जीवन था एकदम साधारण और असाधारण कार्य कर गए। तो कभी कभी साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर लेते हैं, बशर्ते वो नैतिक मूल्यों से, अपने विचारों से वे तटस्थ हों। तो आज हम बात कर रहे हैं चोरी और प्रायश्चित पर। थोड़ी बातचीत हम महात्मा गांधी जी के बारे में करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता पुतलीबाई। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी का विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हो गया था। उनके 4 बच्चे हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी, ये 4 बच्चे थे महात्मा गांधी जी के। उनकी कुछ रचनाओं को जरा हम देखते चले। सत्य के प्रयोग, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि जो चोरी और प्रायश्चित जो निबंध जो लगा हुआ है आपके इस पाठ्यक्रम में, वो सत्य के प्रयोग से लिया गया है। तो सत्य के प्रयोग उनकी आत्मकथा है। दूसरी रचना हम हिंद स्वराज देख सकते हैं। तीसरा ग्राम स्वराज। चौथा मेरे सपनों का भारत। और पांचवा जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास। ये दक्षिण अफ्रीका भी रहे, वहां पर भी वहां के इतिहास के बारे में, वहां के लोगों के बारे में उन्होंने काम किया। वहां से बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी उन्होंने की। अब हम इन पर इनके कुछ समाचार पत्र को भी देखते हैं। ये नवजीवन समाचार पत्र के संपादक का भी काम किया। इसके साथ यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका भी गांधी जी ने संपादन किया। अब हम बातचीत स्टार्ट करते हैं चोरी और प्रायश्चित पर। बड़ी छोटी सी घटना है। मांसाहार के समय गांधी जी का ये निबंध है और हम विषय वस्तु पर आते हैं। गांधी जी के एक चोरी और प्रायश्चित के संदर्भ में उनकी एक छोटी सी वाक्या है, जो उनके साथ जो घटनाएं घटी है वो आपके बीच गांधी जी इस पाठ के माध्यम से रख रहे हैं। मांसाहार के समय के और उसके पहले के कुछ दोषों का वर्णन अभी रह गया है। ये दोष विवाह से पहले के अथवा उसके तुरंत बाद के हैं। ये घटनाएं उनके साथ जो घटी है वो आपसे साझा कर रहे हैं। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। अब बाल्य अवस्था की ये घटनाएं हैं। अब बच्चों में आप देखते होंगे नकारात्मक चीजों के प्रति एक आकर्षण तो होता ही है। भाई गांधी जी भी स्वाभाविक कि उनके भी कई मित्र थे बाल्यावस्था में, तो उन्हें भी एक शौक जगा और अपने एक रिश्तेदार के साथ वो बीड़ी पीने के लिए वो शौकिया जाने लगे। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी एक का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फायदा है अथवा गंध में आनंद, पर हमें लगा सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। गांधी जी के बाल्य मन पर कई तरह के विचार आ रहे थे कि अभी तक तो ये मुझे नहीं महसूस हुआ कि इसमें कोई फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं धुएं को उड़ाने में ही कोई फायदे वाली बात होगी, कोई आनंद आता होगा। इस तरह का वो
अपने अंतर मन में, बाल्य मन में ये गुत्थम गुत्थी चल रही है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी, गांधी जी के काका जी को। उन्हें और दूसरों को भी धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूकने की इच्छा हुई। गांधी जी बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए जी, शौक तो भाई करना है, पूरा करना है, और वो बाल्य मन भी था। तो अपने रिश्तेदार के साथ, जो उनके जो मित्र थे, छोटे मित्र, उनके साथ वो प्लानिंग कर रहे थे। फिर ये क्या किए कि गांठ में से पैसे तो थे नहीं अपने पास, इसीलिए काका जी बीड़ी पीने के बाद जो बीड़ी के ठूठ फेंक देते थे, हमने उन्हें चुराना शुरू कर दिए होंगे। आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप कभी बचपन में लकड़ी के ठूठी को भी कभी कभी आप जला के उससे धुआं निकालते होंगे, तो बड़ा कभी कभी आप आनंद का भी महसूस करते होंगे। और ये बीड़ी पीने का जो गांधी जी इस सत्य का प्रयोग आत्मकथा के माध्यम से, चोरी और प्रायश्चित आपके निबंध में जो लगा है, उसमें वो कह रहे हैं कि पैसे थे नहीं, गांठ में भी पैसे नहीं थे, मतलब काका के गठरी में। तो उन्होंने उनके जो उनके द्वारा जो पिया गया जो बीड़ी था, उसको उठाकर वो बीनने लगे और चुराना शुरू कर दिया। पर बीड़ी के ये ठूठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसे में से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। अब वो पैसे मिले कहां से? काका जी के पास पैसे नहीं और वहां से वो चुरा नहीं सकते, तो वहां की ठूठी बीड़ी को ही ले ले जो उनके द्वारा फूका गया था। फिर सोचे कि अब क्या किया जाए, तो अपने नौकर के जेब में से ही 2-4 पैसे उन्होंने चटका दिए, उड़ा डाले। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कौन? अब कहां रखे चोरी के पैसे को? हम जानते थे कि बड़ों को देखते हैं, बड़ों को देखते तो बीड़ी पी नहीं पाते। अब बड़ों के सामने तो आप बीड़ी पी नहीं सकते, तो कहीं ऐसे स्थान की इन्हें जरूरत पड़ी जहां कोई देख ना सके। पैसे जैसे तैसे 2-4 पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया गया। इसी बीच सुना एक प्रकार का पौधा कि जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं, जिसमें पतला सा छेदा और वो मुलायम डंठल होता था और उसे फूका जा सकता है। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे कि चलो इसमें चोरी करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, चलो इसी से काम चला लेते हैं। पर हमें संतोष न हुआ, अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अब ये इन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है और बड़े दुख हो रहा है कि हम बीड़ी पीने की हमें इच्छा है, लेकिन हम बड़ों की आज्ञा के बिना ये भी नहीं कर सकते। तो क्या बड़े कभी, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कभी आपको आज्ञा देंगे छोटे बच्चों को? क्या जाइए बीड़ी सिगरेट पीजिए, नशा पत्ती करिए? कभी नहीं देंगे। तो इसको लेकर एक मलाल भी था इन्हें कि हमने पैसे भी चुराए, हमने बीड़ी भी टूटी पी, लेकिन हम पी नहीं पा रहे, आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। अब देखिए, बाल्य मन में कई तरह के कौतूहल चलते रहता है, कई तरह की चीजें दिमाग में बच्चे सोचते रहते हैं, और इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए विचार किए कि हम बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने आत्महत्या करने का विचार बनाया। पर आत्महत्या करे कैसे? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए, शाम का समय तय किया, केदारनाथ जी की मंदिर की दीपमाला में घी भी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। पूरी तैयारी हो गई आत्महत्या करने के लिए। आप सोचिए कि उस बालपन में क्या चल रहा है। कोई आत्महत्या करने के लिए कोई प्रिपरेशन करता है क्या? प्रिपरेशन तो खाना बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी तैयारी के लिए लोग करते हैं। अब वो बाल मन में प्रिपरेशन चल रहा है, तैयारियां चल रही है, किस चीज की? तो आत्महत्या करने की। बड़े मजे की घटना
इस निबंध में आप देख रहे हैं आत्म चोरी और प्रायश्चित में कि दोनों बच्चों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, पूरी तैयारी हो चुकी है। केदारनाथ जी के मंदिर में दीप भी जलाई कि अंतिम दर्शन प्रभु अब हमें आज्ञा दीजिए, पर जहर खाने की हिम्मत ना हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु ना हुई तो क्या होगा? अब ये भी समस्या है कि जहर खा भी ले और तुरंत मृत्यु ना हुआ तो भी उसमें बड़ी परेशानी, मरने से फिर क्या लाभ? अब यहाँ मुख्य बात अब उनके दिमाग में कौन था कि मरने से क्या लाभ, आत्महत्या तो कर लिया जाए, ये तो चलो ठीक है कि आत्महत्या कर लेंगे, इस शरीर को हम त्याग देंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगा, परेशानी से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इसका लाभ क्या? मरने से क्या लाभ है? सबसे बड़ा सवाल ये आप अपने मन में विचार करिएगा प्यारे बच्चों। आत्महत्या जो लोग भी करते हैं, आप एक बात समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं अपने और अपने साथ के लोगों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। ईश्वर ने ये सुंदर सा शरीर दिया है आपको, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करिए, अपने परिवार के लिए खड़ा होइए, कुछ बेहतर आप अपने जीवन में करिए, लेकिन हम कई छोटी छोटी घटनाओं पर इतने उतावले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना कोई ये नहीं है कि भाई आत्महत्या कर लिया आपका जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई, कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस पर आप विचार करिए, आप कई तरह के चीजों पर आप काम कर सकते हैं, कई अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, कई अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं, कई रास्ते हैं, लेकिन हम त्वरित रूप से निर्णय कर लेते हैं कि अब हमें जीने की कोई इच्छा नहीं है, हम अपने आप को समाप्त कर लें। ये सारी बातचीत है। हम पुनः पाठ पर आते हैं। तो मरने से क्या लाभ, प्रश्न पूछ रहे हैं गांधी जी अपने आप से। क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए, पराधीनता ही सह ली, चलो हमें मौका नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम पराधीनता ही सह लेते हैं, फिर भी दो चार बीज खाए, हिम्मत करके फिर भी दो चार बीज खाए, अधिक से खाने की हिम्मत ना हुई, अधिक बीज खाने की हिम्मत ना हुई। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। प्यारे बच्चों, कभी भी आप जीवन में इस तरह की चीजों के लिए आप अपने आप को ये मत करिएगा कि आप आत्महत्या करें। जीवन है, यह यात्रा है, कई तरह की समस्याएं आएंगी। ये तो एक छोटी सी घटना है, गांधी जी अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल के नवयुवक जो हैं वो कई ऐसे चीज हैं, छोटी छोटी चीजों पर वो इतना परेशान हो जाते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि अब मुझे जीना ही किस लिए है, अब अपने इस शरीर को मैं त्याग दूं। तो इस तरह से कभी भी मत आप सोचिएगा। यह प्रकृति, यह सुंदर प्रकृति आपके लिए बना है और आप ईश्वर का, प्रकृति का शुक्रगुजार हों कि इस भूलोक पर आपको आने का मौका मिला, इस सुंदर प्रकृति को देखने का। तो कभी भी इस तरह का विचार अपने मन में नहीं लाइएगा। आइए पुनः पाठ पर चले हम। और गांधी जी भी जैसे तैसे किए कि प्रभु जी, राम जी हमें क्षमा करिए और इस तरह की भूल हुई, हम आगे कभी आत्महत्या की बात नहीं करेंगे। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, चलो अब हम नहीं जिएंगे, अब हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, अब इस जीवन से मुझे क्या लाभ। विचार ही तो करना है, अच्छी बात है, विचार कर लीजिए। आत्महत्या का विचार करना सरल है, लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। इस बात पर आप गौर करिएगा, इस बात को आप विचार करिएगा कि हर एक चीज को आप त्वरित रूप से निष्कर्ष पर आप पहुंच जाते हैं, सही गलत तमाम सारी। पहले चीजों को जानिए, समझिए, फिर उस पर निर्णय लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। विचार ही तो है, विचार तो भाई करना आसान है। हम सोच लिए कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम फलाने हो गए, ढिमाके हो गए, लेकिन आप उसमें जब आप
यथार्थ पर आते हैं, धरातल स्तर पर आते हैं, तो वो चीजें अलग होती हैं। तो ये गांधी जी कह रहे हैं यहाँ पर पाठ में कि मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा यह कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं है। ये देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि यदि कोई उनको बोलता था कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, बोलते थे कि कोई बात नहीं भाई, तुम निर्णय ले लो, विचार ही तो करना है, विचार करो, क्या दिक्कत है। जब करोगे तब चीजें समझ में आएगा कि भाई चीजें कितना दर्दनाक है, कितना कष्टदायक है। तो अब गांधी जी को डर इस बात से नहीं लगता है, कोई उनको धमकी देता है तो वो परेशान नहीं होते हैं। भाई विचार ही है, करो, करके देखो कितना वो दुखदाई है, तब समझ में आता है। आगे हम बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों झूठी बीड़ी ठूठी बीड़ी चुरा कर पीने की तथा नौकर के पैसे चुराने की जो आदत थी उसे हमने छोड़ दिया। खरीदने और जाकर बीड़ी खरीदना, फूकने की आदत, सारी चीजों को उन्होंने परित्याग कर दिया, भूल गए। फिर कभी बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली है, गंदी और हानिकारक। उन्होंने, गांधी जी ने माना कि यह आदत ही बेहद गंदी है, जंगली है और हानिकारक। कौन सी आदत? बीड़ी पीने की, नशापत्ती करने की। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी नहीं समझ सका। लोग इतना बीड़ी सिगरेट पीते हैं, दुनिया में इसके प्रति जो आकर्षक है वो क्यों है, ये कभी गांधी जी समझ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से बताया भी कि कभी हमें उसका आनंद नहीं आया। मुझे लगा कि भाई लोग शौक के लिए पीते हैं, लेकिन वो धुआं उड़ाने के लिए, लेकिन उसका भी मुझे आनंद नहीं आया। फिर वो देखते हैं कि भाई जब वो पराधीनता स्वीकार करते हैं कि मुझे बड़ों से आज्ञा लेना पड़े, तमाम सारी चीजें, तो उस पर वो आत्महत्या करने का विचार करते हैं। फिर वो आत्महत्या को लेकर भी सोचते हैं कि आत्महत्या किसके लिए और क्यों करें, इससे क्या लाभ। ये तमाम सारी चीजों ने, इन तमाम सारी घटनाओं ने गांधी जी को बड़ा प्रभावित किया और इससे वो मुक्त हो गए और कभी भी जीवन में उन्हें इस तरह का विचार दोबारा नहीं आया। इसे मैं कभी समझ नहीं सका। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। इसके साथ एक घटना इनकी समाप्त होती है, दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। बीड़ी के ठूठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूं। अब वो दूसरी घटना को बता रहे हैं। एक का तो आप जान ही चुके, बीड़ी पीने के संदर्भ में उन्होंने बात की, और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि इससे वो कहीं ज्यादा गंभीर दोष था। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी, शायद इससे कम ही हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की हो चुकी थी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उनका जो भाई था वो मांसाहारी था, उसके सोने के टुकड़े को लेकर चोरी थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उनकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल नहीं था और वो कटा सोना और कर्ज को अदा कर दिया गया। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख पर मेरे लिए यह बात असहाय हो गया। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा। ये घटना
उनके द्वारा घटित होती है और उनके एक भाई है, उसके लिए वो चोरी करते हैं। वो कर्ज से लदा होता है और ये घटना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती है गांधी जी को, और बड़े परेशान होते हैं। और इसके लिए फिर वो निश्चय करते हैं कि इस तरह का दोष अब आजीवन नहीं करूंगा, और यह दोष स्वीकार कर लेना चाहते हैं, पर जीभ न खुली पिताजी के सामने। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे शायद सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं हो पाएगी। इस घटना को लेकर हुए गांधी जी बड़े व्याकुल रहे, बड़े उथल पुथल में कि ये मन का शुद्धि कैसे हो, और वो स्वीकार करना चाहें कि नहीं। इस घटना के लिए वो पिताजी के सामने वो सारी बातों को बताएंगे और उस घटना को, चोरी वाली घटना को स्वीकार करेंगे और अपना शुद्धि करेंगे, मन की शुद्धि। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार कर लिया जाए, क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दे दिए। अब वो कहने की तो हिम्मत हो नहीं रही थी, बड़े परेशान गांधी जी, अब करे तो क्या करे। तो उन्होंने लिखकर अपनी भावनाओं को, अपने द्वारा किए गए अपराध को पिताजी के सामने उन्होंने दिया। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। आग्रह पूर्वक विनती है कि वे अपने को दुख में न डाले। ये भी आग्रह कर रहे हैं गांधी जी कि सारी घटनाओं से पिताजी अपने आप को दुखी ना करें। ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है और मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अपने आप को वो दोष ना दें। आग्रह पूर्वक विनती की कि वे अपने को दुखी में न डाले और भविष्य में भी ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा ली। और वो अपने पिताजी से भी आग्रह किए कि वो अपने आप को दुखी ना करे, और मैं वचन देता हूं कि भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं करूंगा। मैं कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भकंदर की बीमारी से पीड़ित थे। वो उस समय वो बीमार चल रहे थे, उनके पिताजी गांधी जी के, और वो भकंदर की बीमारी से पीड़ित थे। इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी की तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखों में मोती के बूंद टपकने लगे। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंद ली, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज भी संपूर्णता से खींच सकता था। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेद डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभव ही जान सकता है। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। रामबाण भाग्य रे होए ते जाने। इस राम की बाण को वही जान सकता है जो इसको महसूस किया हो। राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचानता हूं। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की था लेना असंभव है। इस प्रकार की शांति क्षमता पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा कि वे क्रोध करेंगे, शायद अपना सिर भी फोड़ देंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार से उसका कारण अपराध ही सरल सुकृति थी।
जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निकष्ट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है, वह फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है। वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरी इस सुकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। प्यारे बच्चों, यह पाठ आप चोरी और प्रायश्चित से पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को इस पाठ के माध्यम से आपके सामने रखा। इसमें दो मुख्य घटनाएं घटी। पहला तो ये जो बीड़ी पीने की घटना, और दूसरा जो चोरी वाली घटना। चोरी वाली घटना को ये बड़ी बड़ी घटना मानते हैं और अपने आप को बड़ा दुखी भी करते हैं कि हमसे ये अपराध हुआ, और वो पिताजी के सामने जाकर अपने दोष को स्वीकार कर लेना चाहते हैं, और स्वीकार किया पत्रों के माध्यम से। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अहिंसा जो एक ऐसा ताकत है जिससे आप सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चोरी, अपराध, कई तरह के ऐसे हम कृत्यों में लिप्त होते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को यह महसूस ही नहीं कराते हैं कि हमसे कभी अपराध हुआ था। कभी भूलवश भी हो जाता है, कभी हम जानबूझकर करते हैं। लेकिन यदि आपके साथ इस तरह की घटना होती है, कभी आप अपने मन से उस व्यक्ति से जिसके साथ ये घटना घटी है, आप हृदय से उसे जाकर क्षमा मांगेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे कि हमसे भूल हुई, हृदय से मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति आपको क्षमा कर देगा। तो आप अपने जीवन में ये गांठ बांध लीजिए कि अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। यदि अपराध आपसे भूलवश हो भी जाए तो आप उस अपराध के लिए उस व्यक्ति से या उस जगह, संस्था, कोई भी हो सकता है, आप क्षमा मांग सकते हैं। और जो क्षमा हृदय से मांगा हुआ होता है वही आपको शुद्धि प्रदान करता है। आप कई तरह के अपराध करते हैं जिसमें जेल और कोर्ट मुकदमे भी होती हैं, तमाम तरह की चीजें। कई घटनाएं आप जानबूझकर कर देते हैं। आप सच को झूठ, झूठ को सच भी साबित कर देते हैं। जब तक आप हृदय से किसी चीज के लिए आप क्षमा याचना या अपने आप को महसूस नहीं करते कि हाँ हमसे अपराध हुआ है, तब तक आप प्रायश्चित नहीं करते। तो हमने देखा कि गांधी जी किस प्रकार चोरी और प्रायश्चित निबंध के माध्यम से, अपने दो घटनाओं के माध्यम से उन्होंने हमें बड़ी अच्छी सीख दी कि चोरी करना अपराध है, और कई घटनाएं ऐसी है जिसके लिए प्रायश्चित करके हम अपने आप को शुद्धि कर सकते हैं। उनके जीवन के कुछ दर्शन रहे। सत्य और अहिंसा, उन्होंने पूरे जीवन में कभी नहीं इसको छोड़ा और उसके सिद्धांत पर पूरा जीवन उन्होंने जिया। इस पूरी निबंध में हमने देखा कि आदर्श और नैतिक मूल्यों की स्थापना उन्होंने चोरी और प्रायश्चित निबंध के माध्यम से उन्होंने किया है। दूसरी, चोरी का अपराध स्वीकार करते हुए उन्हें आत्मसंतुष्टि हुई। जब तक हम अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हमें आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। हम झूठ तमाम बोल लें, लेकिन हमारा मन जानता है कि हमसे अपराध हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये चोरी और प्रायश्चित निबंध था। सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, उसी की एक छोटी सी घटना है, उसी से यह था यह निबंध। आप इसे पुनः पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इसमें जो भी डाउट्स होंगे मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मैं पुनः दूसरी क्लास में आपके साथ मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए शुभ प्रभात।